आज हम बात करने वाले हैं एक नेटफ्लिक्स पर चल रहे डॉक्यूमेंट्री के बारे में, जिसका नाम है करी एंड साइनाइड। इस केस में की जो प्राइम सस्पेक्ट है और जिसके इर्द गिर्द ये डॉक्यूमेंट्री बनी है और इस डॉक्यूमेंट्री से जो खुलासे हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उनका नाम है जॉली जोसेफ। जॉली जोसेफ जो कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। ये केरला के एक कटप्पा टाउन से है, जो कि इडुक्की के एक जिला, इडुक्की नाम के एक जिला से बिलोंग करती थी। ये साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। ये एक बचपन से ही इनके शौक बहुत बड़े थे और इन्हें मिडिल क्लास लाइफ या पैसों की तंगी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये बचपन से ही इसके सपने थे कि ये कुछ मतलब ऐसा अचीव करे कि इसे पैसों के बारे में सोचना ना हो, और जो भी इसके रास्ते में आए वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। बचपन से इसका एक नेचर रहा था। ये काइंड ऑफ ग्रीडी गर्ल थी। इसे हर चीज में बस पैसे और अपने आप को ही महत्व दिया करती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात और उसका एक अफेयर सा हो जाता है रॉय थॉमस नाम के लड़के के साथ। ये काफ़ी वेल एजुकेटेड और वेल सोफेस्टिकेटेड फैमिली से बिलोंग करता था। इसके जो फादर थे उनका नाम था टॉम थॉमस, और वो एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट में काम करते थे। और पढ़ाई लिखाई को और एक डेजिग्नेटेड जॉब को, घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल ज़्यादा इनके लिए इनको पसंद था, और ये अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वैसा ही देखना पसंद करते थे। इनकी जो मदर थी अनम्मा, इनकी समाज में बहुत रिस्पेक्ट थी, इनके घर में भी बहुत रिस्पेक्ट थी, और एक ये स्कूल टीचर भी थी। तो इनके जो रिस्पेक्ट के तरीका था, इनका जो घर चलाने का तरीका था, ये लोगों को काफ़ी पसंद आता था और लोग इनकी सुनते भी थे। और एक बहुत ये सभ्य किस्म की लेडी थी। और इनके घर में इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई, इनकी रॉय थॉमस की एक भाई और एक बहन भी थे। इनकी बहन का नाम था रंजी और भाई का नाम था रोजो। रंजी और रोजो जो हैं वो इनके भाई बहन थे। और कुछ साल के बाद जो रॉय होता है वो अपने पिता से और अपने घर वालों से शेयर करता है कि उसे जॉली जोसेफ से शादी करनी है। शुरुआत में उसके जो पिता थे वो इस शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि टॉम और जो जॉली के पिता हैं वो दूर के रिश्तेदार थे और वो थोड़ा सा इनको पसंद नहीं भी करते थे। उनको पर्सनली नहीं पसंद आ रही थी जॉली, बट क्योंकि रॉय शादी करना चाहता था और कुछ साल के बाद उन्होंने शादी कर भी ली। फिर बेसिकली सब मान भी जाते हैं, नॉर्मली शादी उन दोनों की होती है। अच्छा, इनके में एक हर कल्चर का अलग अलग सोच होती है। उसकी एक सोच में, इनके कल्चर में एक सोच थी कि अगर किसी की शादी में रेन हो, हैवी पानी हो, तो वो थोड़ा अपशगुन माना जाता है। और जॉली और जो रॉय है उसकी भी शादी में काफ़ी बारिश हुई थी, और उस समय थोड़ा सा मन में सबके आया था कि कुछ आगे बुरा होने वाला है, मगर कुछ ज़्यादा ही बुरा होने को था। आगे कहानी जब बढ़ती है तो जॉली जो है उसे कुछ समय के बाद वो घर में घुल मिलने लगती है। धीरे धीरे सब उसे पसंद भी करने लगते हैं। अनम्मा जो होती है उनकी मदर इन लॉ, उससे उनको जब पता चलता है कि जॉली जोसेफ ने बताया था कि वो एमए ग्रेजुएटेड है, और उस समय एमए ग्रेजुएटेड एक अच्छी क्वालिफाइड पोस्ट अभी भी है और उस समय भी मानी जाती थी। तो अनम्मा, क्योंकि वो लोग सारे लोग इस तरीके की फैमिली थी कि वो सब जॉब करना, सेटल होना, करियर बनाने में बिलीव करते थे, घर ही बैठ के अपनी क्वालिफिकेशन बर्बाद करने में बिलीव नहीं करते थे। तो अनम्मा उसे बहुत समझाती थी कि तुम जॉब कर लो, मगर जॉली जो थी वो जॉब करना नहीं चाहती थी। शुरुआती दिनों में लगा कि अभी नई नई शादी है, शायद नहीं करना चाहती, बट बाद में भी कई सालों तक वो अनम्मा उसे प्रेशराइज तो नहीं कह सकते, बट उसे प्रेशर फील हो रहा था कि मुझे जॉब करने के लिए बार बार बोला जा रहा है। कुछ वक्त के बाद उनका बेटा होता है जोसेफ और रॉय का, जॉली और रॉय का, जिसका नाम रखा जाता है रेमो। रेमो के होने के कुछ महीनों के बाद नम्मा कहती कि अब रेमो को मैं संभाल लूंगी, तुम जॉब कर सकती हो, तुम्हें अपना फ्यूचर देखना चाहिए। बट इससे जब वो मानती नहीं है तो एक तरीके की बहस होने लगती है। बातों बातों में जो नम्मा है वो कहती कि मैं तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात करती हूँ कि दिक्कत क्या है। इस बात से जो जॉली थी वो काफी गुस्सा और परेशान हो जाती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके पिता से इस बारे में बात हो, क्योंकि उसे डर था कि उसका सच सामने आ जाएगा। और वो सच ये था कि वो ग्रेजुएटेड नहीं थी, वो कॉलेज ड्रॉप आउट थी।
और उसे, क्योंकि उसके घर ससुराल वाले काफी पढ़े लिखे फैमिली थे, तो उसने झूठ बोला था वहां फिट इन होने के लिए। और बाद में वो डर से चाहती तो ये बात वो उसी समय बता सकती थी, शायद कुछ दिन तक ही नाराज होते, बट बात इतनी बड़ी नहीं थी। बट वो अपने रास्ते में किसी को उसके नेचर जो जिस तरीके का उसका माइंड सेट था, तो उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और अचानक एक दिन 2002 की बात है, अनम्मा जी जो हैं, उनकी जो सास होती है जॉली की, वो सुबह सुबह कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। इतना कहते ही घर वाले उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और कुछ वक्त के बाद अनम्मा की डेथ हो जाती है। अब इस डेथ के पीछे हाथ तो जॉली का था, मगर उस समय किसी को रत्ती भर भी ना शक हुआ, ना उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराने का बात आई, क्योंकि सबको नेचुरल डेथ लग रही थी। उनकी अच्छी खासी उम्र थी और उनको लगा कि कोई नेचुरल तरीके से उनकी तकलीफ हुई और वो नहीं रही। और उनके जाने के बाद जो जॉली थी, वो अब धीरे धीरे अनम्मा जैसी बनने की कोशिश करती हैं। वो चाहती है कि वो घर की हेड बने। जितनी जिम्मेदारियां अनम्मा बहुत अच्छे से निभाया करती थी, उनको ही वो कॉपी करना चाहती थी। सारी चीज अपने हाथ में लेने की कोशिश उसने चालू कर दी। और उसने जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी रंजी, उससे भी गलत व्यवहार किया। एक तरीके से उसे बाहर वाला फील कराने की कोशिश की कि तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा नहीं, थोड़े बहुत जो गहने हैं वही है, बाकी सारी प्रॉपर्टी हमारी है। इस तरीके से वो बात बात पे उसे एहसास दिलाती रहती थी कि रंजी को, कि अब तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं। उसने ये बात नोटिस की थी कि अनम्मा की समाज में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी और सभ्य कल्चर से बिलोंग थी और वो एक टीचर थी। तो उसने इस इज्जत को पाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला कि उसने अपने घर वालों और आसपास के लोगों से झूठ बोला कि उसकी एनआईटी कैलीकट में एज अ गेस्ट लेक्चरर नियुक्ति हो गई है और हो सके तो 1-2 महीने में उसकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। उसकी जॉब 40,000 उसकी सैलरी है। इस तरीके के कई झूठ उसने रिस्पेक्ट पाने के लिए बोले। और वो घर से जॉब के लिए निकलती भी थी, बट वो केवल कैंटीन में बैठकर खा पीकर आ जाती थी। और इस तरीके से उसने कई सालों तक लोगों को गुमराह किया, न केवल अपने घर वालों को बल्कि समाज वालों को भी। सिर्फ और सिर्फ झूठी इज्जत जो कि उसकी सास को नेचुरली मिलती थी, वो उसे झूठ के जरिए पाना चाहती थी। इसके बाद 2005 में रंजी की जो शादी कर दी जाती है, उसकी शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल में कोलंबो में शिफ्ट हो जाती है। 2007-2008 के आसपास टॉम जो है वो अपनी बेटी से मिलने जाते हैं रंजी से उसके घर। और वहां पर रंजी जब उनसे मिलती है सामने आमने, तो उसे लगता है कि उसके पिता थोड़े परेशान और बीमार हैं। तो वो उनसे जानना चाहती है, तो वो उसे खुलकर बताते हैं कि इन दिनों एक लड़का है MS मैथ्यू, जो कि इसका घर में बहुत ज्यादा आना जाना है। वो अनम्मा के बड़े ब्रदर का बेटा होता है, उनका रिलेटिव है। और वह एक गोल्ड शॉप में एज अ सेल्समैन काम करता था। और आजकल उसकी नजदीकियां जो थी जॉली के साथ बहुत बढ़ रही थी। और वो जो जॉय से थोड़ी दूर होने लगी थी। तो ये बात उन्हें बहुत खटक रही थी। और उन्होंने बताया कि उनकी हेल्थ भी आजकल ठीक नहीं रहती। तो वो एक मशरूम टैबलेट करके उसे नाम बताया, वो आजकल ले रहे हैं। और इस तरीके की बातें उन्होंने अपनी बेटी से शेयर की कि उन्हें जॉली और MS मैथ्यू की जो क्लोजनेस है वो कहीं ना कहीं खटक रही है और उन्हें घर में शांति खत्म होती अब नजर आ रही है। इसके कुछ ही वक्त के बाद इन सब बातों को रंजी से शेयर करने के बाद जब वो वापस आते हैं, और उसके कुछ वक्त बाद 2008 में ही टॉम जो है एक दिन खाना खाने के बाद वॉश बेसिन के पास जाते हैं। और कुछ वक्त पहले ही उन्होंने मशरूम टैबलेट जो कि उससे मांगा था जॉली ने उसे दिया था लाकर। वो खाने के बाद कुछ वक्त के बाद उन्हें बेचैनी सी होती है और वो गिर पड़ते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अब जब मामला सामने आया तो लोगों को और सूत्रों का भी ये कहना है कि वहां पर जॉली मौजूद थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की या कोशिश भी नहीं की। उसके बाद जब उन्हें अस्पताल लेके जाया गया तो उनकी डेथ हो चुकी थी, पर उसको भी लोगों ने नेचुरल डेथ या अटैक आया होगा इस तरीके से समझा, जो कि अक्सर लोग सोचते हैं कि एक उम्र के बाद लोगों की नेचुरल डेथ ही हो जाती है और किसी को भी किसी के ऊपर शक नहीं हुआ।
और इनका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ और जॉली जो एक बार और बच जाती है, इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने लगता है। इसके बाद वो इतना सब करने के बाद वो प्रॉपर्टी में क्लेम करने लगती है। उसने अपने हस्बैंड से झूठ बोला या सच बोला, बट उसने एक झूठे पेपर्स बनवाए और उनको दिखाने लगी अपने सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ को, जो कि रंजी जो है इस बात से इनकार करती है, बट उन्होंने कई तरीके से कहा कि ये घर जो है, ये प्रॉपर्टीज जो है वो मेरे और मेरे हस्बैंड की है। इसके बाद उसका दूसरा बेटे का जन्म होता है जॉली का, जिसका नाम रेनल रखा जाता है। उसके कुछ वक्त के बाद रॉय का थोड़ा बिजनेस कम चलने लगा, घर में आर्थिक तंगी और थोड़ी परेशानी भी आने लगी। आपस में जमीन के कलेश तो चल ही रहे थे तीनों भाई बहनों और जॉली के बीच, और इस बीच जॉली और रॉय की भी लड़ाई होने लगी थी, क्योंकि रॉय को कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि एमएस मैथ्यू के साथ जॉली का अफेयर है, और कहीं ना कहीं जो जॉली थी वो इससे डाइवोर्स लेना चाहती थी रॉय से। इन सब बीच में इन सब वाद विवाद में जो जॉली थी अब परेशान सी हो गई, क्योंकि उसे अब जॉय के साथ नहीं रहना था, क्योंकि उसके आर्थिक स्थिति, क्योंकि शुरू से ही वो सिर्फ मनी माइंडेड रही थी। तो इस वजह से 2011 में एक दिन अचानक से रात को रॉय जो है वो खाना खाता है। उसके लिए खाना बनाती है जॉली। उसने राइस और चने की सब्जी, कुछ करी जैसा बनाया, और वो खाने के बाद रॉय को बेचैनी हुई और उसके मुंह से झाग आने लगा और वह अनकॉन्शियस होने लगा। आसपास के लोग जब आए तो उन्होंने बाद में बताया कि उसके मुंह से झाग जरूर आ रहा था, और उसे अस्पताल ले जाया गया, तो वहां पर उसकी डेथ हो गई है, ये डिक्लेयर हो गया। इसके बाद जो कि जॉली है वो नेचुरल डेथ के नाम में इसका भी बिल फाड़ना चाहती थी, बट उसकी बहन ने नहीं माना और उसने पोस्टमार्टम के लिए इंसिस्ट किया। पोस्टमार्टम होने पर रिपोर्ट सामने आई, तब जाके कहीं लगा कि अब जॉली का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट में आया कि साइनाइड नाम का जहर उनके बॉडी में मिला है और उन्होंने खाना खाया था, जिसका जिक्र भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया। इसका काउंटर जवाब जॉली ने भी एक बार एक जवाब से सबको शांत कर दिया और सबका शक अपने ऊपर से हटा दिया, और कहा कि क्योंकि बिजनेस ठप हो गया था, आर्थिक स्थिति कम थी, इस वजह से रॉय ने बहुत कर्जे लिए थे और कर्जे का उनको बहुत स्ट्रेस था, शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया है जहर खाकर। और इस बात पे लोगों ने बिलीव भी कर लिया और बात आई गई हो गई। लेकिन जो उनके एक चाचा थे, जॉय के एक चाचा हुआ करते थे, जिनका नाम था मैथ्यू, क्योंकि उनके अंकल मैथ्यू जो थे, उन्हें लगातार जॉली पर ही शक था कि नहीं, इस तरीके से कोई सुसाइड नहीं कर सकता। और कुछ मंथ तक जब जिससे भी कर्ज लिया था, उन्होंने कर्ज वापस लेने भी नहीं आए। इससे उनकी सिस्टर को भी थोड़ा डाउट होता था, बट वो बार बार उनसे पूछती थी तो वो यही कहती थी कि उन्होंने सुसाइड किया होगा। दोपहर को मैंने उन्हें खाना खिलाया था और रात को उनकी अचानक घर आए, वो बहुत परेशान थे। उसने अब तक से बहुत कहानियां गढ़ी और सब ने बिलीव भी कर लिया, मगर अंकल मैथ्यू जो थे वो बहुत ज्यादा शक कर रहे थे। उन्होंने सारी बातें पता लगा ली थी कि इसका अफेयर एमएस मैथ्यू के साथ भी है, और उनको बहुत गहरा उनके ऊपर डाउट था। उन्होंने उसे कन्फ्रंट करने की भी कोशिशें कई बार की थी। इस पर मैं आपको साइनाइड के बारे में एक बात बता दूं कि साइनाइड एक डेडली जहर है। साइनाइड जिसके भी बॉडी में गया उसकी मृत्यु तय है, कुछ ही पल में, कुछ ही मिनटों में। और ये जहर आम लोगों को इतनी आसानी से मिलता नहीं है, और ये अक्सर देखा जाए तो गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उनको वापस शाइन लाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जिस तरीके से अंकल मैथ्यू ने कई साल हो चुके थे, 2011 में डेथ हुई थी रॉय की, मगर अंकल मैथ्यू को लगातार जो उससे कन्फ्रंट कर रहे थे और सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, इससे जो जॉली थी थोड़ी परेशान हो जाती है। और अंकल मैथ्यू के साथ भी वही होता है जो बाकी लोगों के साथ हुआ। अचानक से उनकी भी खाना वाना खाने के बाद डेथ हो जाती है, बट उनकी मौत को भी लोगों ने, उनके फैमिली वालों ने एक नेचुरल डेथ समझते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया, और उसकी कोई पुलिस के जरिए जानकारी लेने की कोशिश की ही नहीं गई। पोस्टमार्टम तो किसी भी बॉडी का हुआ ही नहीं।
केवल रॉय का हुआ था, जिसको भी कन्फ्रंट कर लिया जॉली ने। उसके बाद जॉली अब लगातार सबको खत्म करने के बाद उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगी थी कि भविष्य में पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि जमीन का कलेश तो चल ही रहा था, उसे पूरी तरीके से मिला नहीं था। तो एक साजू नाम का आदमी होता है, उसके साथ उसका अफेयर चालू हो जाता है, क्योंकि उसकी एक अच्छी जॉब थी और वो वेल सेटल्ड था। तो उसे जॉली को अब इसके साथ सेटल होना था, क्योंकि वो किसी भी तरीके से गरीबी में नहीं रहना चाहती थी। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, साजू मैरिड था, नॉर्मल मैरिड लाइफ चल रही थी उसकी, और उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम, 2 बेटियां थी, एबल और एल्फाइन, और उसकी वाइफ का नाम था सिली। अब जॉली को इनकी वजह से जो अड़चन आ रही थी, जॉली ने इसे हटाने का सोचा, और मई 2014 में एक होली कम्युनल होता है इनकी कम्युनिटी में। तो एबल का फर्स्ट होली कम्युनल था, एबल जो उनकी बड़ी बेटी थी, उस पर इसे इनवाइट किया जाता है जॉली को साजू के द्वारा। और जॉली जो है वो उस फंक्शन में आती है, और उस फंक्शन में एक हादसा होता है। उस फंक्शन में साजू की छोटी बेटी जो केवल 2 साल की थी, एल्फाइन, जिसे उसकी एक आंट खाना खिलाना, जो छोटे बच्चों को हम अक्सर खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, वो जैसे ही कुछ खाना उसके पेट में जाता है, उसकी तबीयत बेकार होने लगती है, और फंक्शंस के बीच में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और वहां उसे वेंटिलेटर में रखा जाता है। काफी कोशिश की जाती है, मगर उस बच्ची की जान नहीं बचाई जा पाती, और वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद भी अल्फाइन का भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। इस बात से साजू ने इनकार कर दिया कि हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। ये थोड़ी अटपटी बात है कि एक 2 साल की बच्ची की कोई जान कैसे ले सकता है। जॉली ने लिया, मगर इस बात का शक किसी को नहीं हुआ कि ऐसे खाना खाने के बाद अचानक इतनी छोटी बच्ची को क्या हो सकता है। और वो बात भी आई गई हो गई, मगर जो उसकी माँ थी सिली, वो अपनी छोटी सी बच्ची की मौत के बाद काफी परेशान, ऑफ कोर्स, और डिप्रेस होने लगी कि ऐसा क्यों हो गया। तो जॉली ने उनके वल्नरेबल स्टेट का फायदा उठाया और उससे दोस्ती कर ली। जॉली की दोस्ती के कई महीनों के बाद जॉली ने कहा कि तुम इतनी वीक हो गई हो, तुम मशरूम टैबलेट खाया करो। और मशरूम टैबलेट सजेस्ट करने पर वो इतनी उससे दोस्ती हो चुकी थी कि उसने कोई सोचा नहीं और चालू कर दी वो टैबलेट्स खाना। और एक दिन जॉली और सिली कहीं बाहर होते हैं, और 2016 की बात होती है। 2016 में जो सिली होती है उसे जॉली एक टैबलेट देती है कि ये लो मशरूम टैबलेट, तुम मुझसे लेकर खा लो। और वो नॉर्मल मशरूम टैबलेट समझकर उसे खाती है, और कुछ ही देर के बाद सिली को भी थोड़ा बेचैनी होता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सिली की मृत्यु के बाद में भी साजू ने पोस्टमार्टम से साफ मना कर दिया कि हमारी फैमिली में किसी का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि किसी पुलिस ने इंटरप्ट भी नहीं किया या करने नहीं दिया गया। ये तो अब जा चुकी बात थी। और इसके ठीक 1 साल बाद, क्योंकि अब रास्ता साफ हो चुका था, साजू अब एक सिंगल बच्चे का एक सिंगल पेरेंट था, और ये तो सिंगल पेरेंट थी ही 2011 से। इन दोनों ने शादी कर ली 2017 में। 2017 में शादी के बाद रंजी को डाउट्स होने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे लोगों की मौत होती जा रही है। उसने अपने भाई जो कि 2011 में जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट वापस चेक करने की कोशिश की। तो उसे एक बात खटकी कि उसने कहा था जॉली ने कि मैंने तुम्हारे भाई को लंच खिलाया था, उसके बाद वो कहीं चले गए थे, और आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी डेथ हो गई। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनडाइजेस्टेड राइस और दाल, जो उसने चने की सब्जी बनाई थी, बेंगल ग्राम ऐसा कुछ मिक्स करके बनाया था उसने, वो अनडाइजेस्टेड कैसे हो सकता है, जबकि दोपहर का खाया हुआ खाना तो डाइजेस्टेड हो जाना चाहिए या कुछ हद तक डाइजेस्टेड हो जाना चाहिए। इस बात पर रेंजी ने पुलिस से जाकर सारी बातें शेयर की और अपना डाउट सामने रखा। पुलिस ने अंदर ही अंदर तहकीकात करने की कोशिश की। 2019 आ चुका था तब तक, और तब पुलिस को ये बात पता चली कि उसने जॉब को लेकर झूठ कहा है। उसकी सारी आईडीज, सारी डिग्रीज, सब कुछ फेक है। उसने जो कागज दिखाए थे प्रॉपर्टी के, इस बार उसने प्रॉपर्टी के कागज थोड़े हैवी दिखाए थे कि रियल ही लग रहे थे, बट वो भी सब तरीके से गलत ही
साबित होते हैं। पुलिस ने इस बात की तह तक जाने के लिए जितने डेड बॉडीज को दफना दिया गया था उनको वापस निकाला और केमिकल एनालिसिस के जरिए कहीं और किसी बॉडी में अगर साइनाइड मिलता है ये पता करने की कोशिश की। इस बॉडी को वापस निकालने से आसपास के लोगों में दो तरह की बातें होने लगी। किसी ने जॉली को गलत माना और किसी ने सोचा कि जमीन की वजह से लोग जॉली पर इल्जाम लगा रहे हैं और जो लोग मर चुके हैं उन्हें भी चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। इस तरह की बातें उड़ने लगी। इसी बीच जॉली का जो बेटा है रेमो, वो शिमला में पढ़ाई करता था। उसे उसकी माँ ने कॉल किया कि मुझे फंसाया जा रहा है, तुम आ जाओ। उसने रेंजी को फोन किया तो रेंजी ने उसे सच सच बताने की कोशिश की कि तुम्हारी माँ है इन सब के पीछे। इस बात से परेशान होकर रेमो पढ़ाई छोड़कर अपने घर आता है। अपने घर आने पर वो अपनी माँ से पूछता है। तब जॉली ने कहीं हद तक अपने बेटे के सामने कबूल सा किया कि हाँ मुझसे कुछ गलतियां हुई है। इस बात से जो रेमो था वो सब कुछ समझ जाता है और काफी डरा हुआ रहता है। वो अपनी बुआ रेंजी को कॉल करके बताता है कि इन 6 का मर्डर जो अभी तक 2002 से 2016 तक जितने मर्डर्स हुए हैं 6 के 6 मर्डर्स मेरी माँ ने किए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद पूरी रात वो अपनी माँ के साथ किस डर से काटता है, क्योंकि रेंजी को अब डर था कि अगला नंबर रेमो का है। वो उसे कहती है कि तुम सुबह तक कुछ मत कहना किसी को, मैं सुबह तुम्हें आकर ले जाऊंगी, फिर हम आगे की बात करेंगे। जैसे जैसे सुबह होती है और सुबह सबसे पहले रेंजी रेमो को वहां से सुरक्षित निकालती है, क्योंकि जिस तरीके के माइंडसेट जॉली का था, जिसने 2 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसका कोई भरोसा नहीं था कि वो रेमो को सब सच जानने के बाद शायद ही जिंदा छोड़ेगी। मगर रेमो की किस्मत अच्छी थी, वो बच जाता है। और इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती 2019 में। अरेस्ट के दौरान और जितनी भी इंटरव्यूज के दौरान एक भी गिल्ट या शिकन नहीं थी जॉली के चेहरे में। वो मुस्कुराते हुए जाती है और वो उस समय तो कबूल कर लेती है, बट बाद में उसके जो वकील हैं वो कई तरह के एलिगेशंस लगाते हैं। और हालांकि घर की तलाशी में साइनाइड का डिब्बा वहां से मिला था। और बाद में लोगों ने ये भी माना कि क्योंकि गोल्ड शॉप में एमएस मैथ्यू भी उसका एक्स बॉयफ्रेंड जॉब किया करता था, तो उसने ही ये लाकर उसे दिया होगा। इस बात की पुष्टि जब एमएस मैथ्यू से की गई तो उसने कहा हाँ मैंने ही दिया था, मगर उसने मुझे कहा था कि एक डॉग है जो काफी पागल सा है और बहुत परेशान करता है, मुझे उसके लिए चाहिए। मगर इस बात में एमएस मैथ्यू की यकीन कोई कर नहीं रहा था और एमएस मैथ्यू ने मुंह खोलने से साफ इनकार कर दिया। वो इसी बात पे टिका रहा। बाद में यह केस जो है वो जॉली की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसके वकील ने कई एलिगेशंस लगाए हैं कि बाद में ला के साइनाइड रखा गया। और क्योंकि काउंटर में बोला गया कि उसने फेक आईडीज क्यों बनाई, तो फेक आईडी बनाना कोई कत्ल के बराबर जुर्म नहीं है। इस तरीके की कई बातें सामने आने लगी। आगे भविष्य में जॉली को क्या सजा मिलती है, उसे एनजीओ में भी भर्ती किया गया, बट उसके जो मेंटेलिटी थी वो एक सीरियल किलर की तरह थी, जिसे किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं दिख रहा है। मैं अपने तरफ से किसी को गलत या सही साबित नहीं करना चाह रही हूँ, मगर हालात और सारे सबूतों के तौर पर जॉली ने ही 6 के 6 मर्डर किए थे। अब उसको उसकी सजा मिलती है या वो अपने वकील के जरिए छूट जाती है, ये भविष्य की बात है। नमस्कार।